8 क्वेश्चन बताऊंगा बस उसमें, और 8 क्वेश्चन से तुम्हारा बोर्ड का पेपर हो जाएगा। ठीक, 8 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला। क्या आप तैयार हैं? जल्दी बताओ, रेडी आप लोग? चलो भाई, तो अपन लोग डिस्कस करते हैं अब, और बहुत आराम से चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कृपया ध्यान से समझने की कोशिश भी करिएगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर है आज का, ये बहुत बेहतरीन है। चलो देखो, तो अब हमारे पास अगला सवाल बनता है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, और फिर बनता है कि यह कितने प्रकार की होती है, और एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये पहला है। दूसरा सवाल है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का चित्र बनाकर तंत्रिका तंत्र की कार्यकी का उल्लेख करिए, यानी उसके कार्यों को बताइए। चलिए मैं आपको समझाता हूं पहले कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं एक मनुष्य की, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को कि अगर मैं एक इस तरीके से एक मनुष्य का निर्माण करूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो अब ये इसकी आंखें होती हैं, सारे बच्चे जानते हो। यहाँ इसका ब्रेन होता है, हाँ, ये इसका ब्रेन होता है, और उसके बाद यहाँ से एक पाइप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर जो होती है ब्रेन से, वो नीचे की तरफ आती है, और फिर उसके बाद वो ऐसे पूरे बॉडी में ऐसे फैली हुई होती है। और फिर उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो ऐसे करके ये बॉडी में पूरा, बॉडी का पूरा भाग होता है। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरीके से जो हमारी सिराएं हैं वो बॉडी में ऐसे फैली हुई होती, ठीक। यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो मान लो मैं हूं, तो मेरे ऊपर यहाँ पे मस्तिष्क होगा, फिर एक पीछे हमारे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होगी, सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो, और फिर उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु होता है। यानी अगर हम बहुत अच्छे से बात करें तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारी पूरी बॉडी को बनाता है, हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करता है। तो तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र जिससे शरीर का निर्माण होता है, उसके बिना शायद शरीर ही नहीं हो पाएगा। अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। ये तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी भाषा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं परिधीय, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई होप ये बात सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसका एक आता है भाग जिसको हम लोग बोलते हैं मानव का मस्तिष्क, हम एक मानव का मस्तिष्क होता है, इसी के भाग आता है। और दूसरा जो भाग इसके अंदर आता है वो क्या होता है हमारे पास, एक तो सर हम ये समझ गए, और एक हमारे पास दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक। तो हम बहुत अच्छे से समझ गए कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या होता है, ये बच्चों मानव का ब्रेन, यानी कि मानव का मस्तिष्क होता है, मानव का मस्तिष्क होता है। यहाँ पर मेरुरज्जु होती है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये हो गया, ठीक है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है जो कि आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ तक बढ़िया से क्लियर हो अच्छे से? सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बढ़िया से क्लियर हो गया है। चलो अब हम इस बात को तो अच्छे से समझ गए किसे कह रहे हैं। अभी मैं बहुत डीप पे सारी चीजें बताने वाला हूं। तो मैंने क्या देखा कि तंत्रिका तंत्र पर समझा दिया। अब मैं किसके बारे में बात करता हूं? अब मैं बात करता हूं तंत्रिका कोशिका। तो ये समझ में आया। अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें बहुत सारी ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं? सिग्नल लेकर के जाती हैं। कैसे? यहाँ जगह ही नहीं है कहीं पर, कैसे बनाऊं मैं? चलो इसी में बना देता हूं ना बेटा, इसी में बना देता हूं, चलो इसी में बना देता हूं।
तो अब ये जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से काम बना हुआ होता है। चलो देखो कैसे। अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है उसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा देखें। बच्चों इमेजिन करिए आप लोग कि यहां पर मान लीजिए हमें कोई एक इंजेक्शन लगाता है, यहां पर मान लीजिए यहां पर हमें कोई इंजेक्शन लगाता है। दिख रहा है ये स्पॉट? कोई दूसरा कलर है क्या सर? नहीं, इसके हो पाएगा सर, इसी से ठीक है। मान लो यहां पर मुझे कोई इंजेक्शन लगाता है, ऐसे लगा दिया इसने, कोई इंजेक्शन लगाता है। अब यहाँ पे इंजेक्शन लगाएगा कोई मुझे, तो मुझे क्या फील होगा कि यहाँ पे मुझे दर्द जैसा अनुभव होगा। अब हमारे मस्तिष्क को ये कैसे पता चलता है कि मुझे दर्द का अनुभव हो रहा है? तो यहाँ जब होता है तो यहाँ पर क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका होती है जो कि सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। ये बात सारे बच्चे जानते हो, ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी तो क्या होती है, हमारे पास शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन लंबी कोशिका होती है। ये ऐसे सिग्नल को लेती है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है, वो सिग्नल को लेती है ऐसे। और जब मुझे इंजेक्शन लगता है तो पहले से मुझे ये चीज का ज्ञान होता है ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने जा रहा है, तो ये सिग्नल ले लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। अगर मुझे इस बात का नहीं पता है कि इंजेक्शन लगने वाला, मैं बैठा हूं, डॉक्टर अचानक से मार देगा इंजेक्शन, तो ये सिग्नल सिर्फ मेरू रज्जू के पास जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, मेरी आंखों ने ये वॉच किया, अगर मेरी आंखें वॉच करेंगी तो मेरी आंखों के पास भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो कि सिग्नल लेकर के मस्तिष्क के पास जाएंगी और बोलेंगी डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगवाने वाले हैं। तो उससे मुझे डर का अनुभव होगा, मैं भागूंगा, और भागने के लिए भी हमारा ब्रेन जो है वो प्रेरित करेगा हमें कि भाग जाओ मास्टर, नहीं इंजेक्शन लग जाएगा। तो जब यहां इंजेक्शन लगा, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल गया, हमारे ब्रेन ने सिग्नल वापस भेजा, डर की वजह से हमको सिग्नल वापस भेजा कि मास्टर ऐसा कर ले, जल्दी से हटा ले अपना हाथ। तो ये एक तंत्रिका कोशिका आई सिग्नल के ऐसे, और उसने कहा इस पेशी यहाँ पे पेशी कोशिका है, उस पेशी कोशिका को सिग्नल दिया, उसने कहा कि ऐसा कर, जल्दी से हाथ मोड़ ले। हाथ मोड़ लिया हमने, तो अब डॉक्टर हमको नहीं लगा पाया इंजेक्शन। लेकिन हमारे ब्रेन अगर सिग्नल भेजेगा कि हिम्मत रख, नहीं लगेगा ज्यादा, तो अगर ये सिग्नल भेजा है तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, तो ये हमारी पेशी कोशिका हिलेगी नहीं, बिल्कुल टाइट रहेगी एकदम। तो ये होता है हमारा क्या, हमारी तंत्रिका कोशिका, जो कि क्या करती है, तंत्रिका कोशिका क्या करती है, ये तंत्रिका कोशिका क्या करती है, ये तंत्रिका कोशिका संदेशों को लेकर के जाती है। क्या होती है हमारी तंत्रिका कोशिका, हमारी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, हमारी तंत्रिका कोशिका क्या करती है, इसका काम क्या होता है तंत्रिका कोशिका का, इस तंत्रिका कोशिका का काम होता है संदेशों का वहन करना। क्या काम होता है इसका, काम होता है संदेशों का वहन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। अब कैसे पहुंचाती है, क्या होता है वो समझो, उससे पहले तंत्रिका कोशिका समझो, ठीक है। क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका है, यहां पर इसका एक ये भाग होता है जिसको अपन लोग डेंड्राइट या जिसको हम लोग द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको द्रुमिका बोलते हैं, डेंड्राइट कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। इसके पास केंद्र होता है जो कि आपको दिख रहा है ऐसे, ये इसका केंद्रक कहलाता है, इसको अपन लोग केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो चीजें भरी हैं इसको कहा जाता है कोशिका काय, यानी कोशिकाएं, साइटोन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। यहां इसके ऊपर इस प्रकार से ऐसे आकृतियां बनी होती हैं ऐसे, ओके। यहां पर जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, इसे कहा जाता है तंत्रिकाक्ष, और अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं एक्सॉन, पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। तो आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूं कि तंत्रिका कोशिका कैसे वर्क करती है, ठीक। चलो बच्चों देखो, अब ये कार्य कैसे करती है वो समझना। ये तंत्रिका कोशिका होती है ऐसे, और ये तंत्रिका कोशिका
कैसे सिग्नल ले रही है, ध्यान रखो। ठीक, ये तंत्रिका कोशिका सिग्नल लेती है। कैसे सिग्नल लेती है? ये तंत्रिका ऐसे सिग्नल लेकर के दूसरी तंत्रिका कोशिका को देती है, फिर वो तीसरी को देती है। यानी पहले तंत्रिका कोशिका ये सिग्नल लेती है, ऐसे लेकर के सिग्नल इस कोशिका के पास जाता है, फिर आगे जाता है, फिर यहाँ पे सिग्नल छोड़ देती है। फिर सिग्नल मतलब सूचना, ठीक, और फिर वो सूचना यहाँ पर जाती है, फिर वो सूचना यहाँ पर जाती है, फिर वो छोड़ देती है, फिर सूचना इस पे इसकी द्रुमिका लेती है, फिर वो आगे चलती है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कि द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष की तरफ, द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष की तरफ। ये एरो ध्यान से देख लो, गलत मत करना। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई, है ना? अब देखो जरा गौर से, समझ में आता, कितनी बात समझ में आ रही? नींद आ रही है मेरे को, तो तुम सो ना जाओ। क्यों इधर पढ़ रही हो बिटिया? हैं, क्यों पढ़ रही हो? नींद आ रही है तो तुम लिख कैसे पा रही हो नींद में? हैं, नींद आ रही है तो थोड़ा सा मिर्चा डालो ना आंखों में। ऐसा थोड़ी ना लिख, थोड़ी ना नींद चली जाएगी तुम्हारी। चलो, तो हमने इतनी प्रोसेस तुम्हें समझा दी। बोलो क्लियर है इतनी बात? समझ में आई बात कैसे कार्य करती है ये? अब ये जो सूचना का प्रसारण करती है, यानी ये जो सूचना का प्रसारण करती है बेटा, वो सूचना का प्रसारण कैसे करती है? वो किसके रूप में करती है? आवेग के रूप में करती है। किसके रूप में? आवेग के रूप में करती है। कौन से आवेग? विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में करती है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया से समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया क्या? बढ़िया। तो अब इसको लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली एक इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है, जैसा बताया। तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से सूचनाएं जो होती हैं वो ग्रहण होती हैं, और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है। ये आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है, और फिर कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष में जाता है, और उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं, यानी छोड़ते हैं रसायन। ये रसायन एक रिक्त स्थान या एक अंतर्ग्रहण या एक सिनेप्स को पार करते हैं। अब व्हाट इज द सिनेप्स? ये क्या होता है? इन दो तंत्रिका कोशिका के बीच में एक यहाँ पर खाली जगह होती है, ऐसे। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? इसी को सिनेप्स कहा जाता है, या फिर कहा जाता है रिक्त स्थान, अंतर्ग्रहण। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक? तो ये सिनेप्स को पार करते हैं, ठीक? फिर उसके बाद क्या होता है? फिर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरीके का आवेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक? इस तरह एक अंतर्ग्रथन यानी कि एक सिनेप्स हमें देखने को मिलता है। ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। मतलब क्या ये तंत्रिका कोशिका ऐसे ही वर्क करेंगी? नहीं, यहां पर लास्ट में ऊतक के पास जाके छोड़ देंगी, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ रखा हमने 9th क्लास में, कि जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यानी अब तुम्हारे मन में एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा कि गुरुदेव मुझे ये बताओ, सिनेप्स क्या होता है? देखो ना, हमने पूछा ना कि भैया सिनेप्स क्या होता है। ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे, अलग से यही पूछा जाता है। चलो, तो अब इसको समझने से पहले मैं इस चित्र को देख लेता हूं। देखो, ये तंत्रिका कोशिका है, इसका अंतिम सिरा जो है वो कैसे ऊतक से चिपका हुआ है, कैसे सूचना को छोड़ रहा है। ये चित्र तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, पर तुम्हें दिखा करके मैं समझा रहा हूं कि देखो ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, कैसे ये सूचना को छोड़ रहा है, कैसे ये सूचना को छोड़ रहा है। इसमें इसमें छोड़ रहा है, इस ऊतक में, ठीक? चलिए, तो अब हमारे पास सवाल आता है कि तंत्रिका कोशिका में जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या जो दो न्यूरॉन होते हैं, इनके बीच में खाली जगह में क्या होता है? तो बच्चों इसको देखो, जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक तंत्रिका कोशिका है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास यह एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है? इमेजिन करो कि तुम्हारे पास यह एक तंत्रिका कोशिका है। तुम्हारे पास इमेजिन करो यह एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है? इमेजिन करो कि तुम्हारे पास यह एक तुम्हारे पास एक यह तंत्रिका कोशिका है। अब क्या हुआ कि यह तंत्रिका तो कोशिका क्या करेगी? सिग्नल को
यू नो वेरी वेल क्या करेगी, सिग्नल लेगी, फिर एक दूसरी तंत्रिका कोशिका को देगी। तो इसके बीच में जो ये खाली जगह है, इसके बीच में जो ये रिक्त स्थान है, इसी को हम सिनैप्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, इसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है सिनैप्स में, सिनैप्स में क्या होता है, चाहे एक मात्रा लगाओ चाहे दो मात्रा लगाओ, यहां पर क्या होता है, सुनो, इधर से सिग्नल लेकर के आते हैं, तो यहां पर सिग्नल छोड़ दिए जाते हैं, फिर यहां पर सिग्नल ले लिए जाते हैं, यानी यहां पर होता है, यहां पर क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान, यानी सूचना आगे भेजी जाती है। तो इस रिक्त स्थान में क्या होता है, यहां पर होता है सूचना का आदान प्रदान या सूचना का प्रसारण यहां पर होता है। और कैसे होता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे जानते हो कि ये विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल आते हैं। सारे बच्चे जानते हो कि विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल आते हैं, विद्युत आवेग के रूप में जाते हैं। लेकिन जब ये आवेग के रूप में सिग्नल आ रहे होते हैं, तो ये जो खाली जगह होती है, यहां पर सिग्नल जो छोड़े जाते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में छोड़े जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई, एक रासायनिक पदार्थ के रूप में छोड़े जाते हैं। जैसा अभी हमने क्या पढ़ा कि विद्युत आवेग आगे बढ़ते हैं और अंतर्गत सिनेप्स यानी कि ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। और ये जो आगे बढ़ते हैं तो ये विद्युत आवेग कुछ रसायनों को छोड़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब एक सवाल हमसे बनता है कि हमसे पूछता है कि भैया मुझे बताओ मेरू रज्जु किसे कहते हैं, मेरू रज्जु किसे कहते हैं, मेरू रज्जु क्या होता है, मेरू रज्जु का मतलब क्या होता है। मेरू रज्जु, सबसे पहली चीज की जो मेरू रज्जु होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो ये स्थित होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर। ठीक, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होता है वो स्थित होता है। कौन, मेरू रज्जु। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा बता करके तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो आगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे, आगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं कि मेरू रज्जु क्या होता है। बच्चों मान लो कि ये है आप, ये कौन है आप, आपकी ये रीढ़ की हड्डी है, ये आपके रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिल रही है, ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिल रही है। इसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है मेरू रज्जु। इसको क्या बोलते हैं, मेरू रज्जु बोलते हैं। ये पेपर में ना बना के चले आना, कहेंगे नहीं सांप सीढ़ी खेल रहे हैं का, समझ में आ रही बात, सांप सीढ़ी नहीं खेल रहे हैं, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। समझ में आ रही बात, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, बढ़िया से। चलो, तो मैंने क्या देखा, ये मेरू रज्जु हो गया। अब ये जो मेरू रज्जु होता है इसका काम क्या होता है बताता हूं। जैसे मान लो मैं बैठा हूं, पहला काम बताने जा रहा हूं। इमेजिन करो कि मैं इस ऐसे बैठा हूं, ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अचानक से कोई आए इतना लंबा इंजेक्शन लेकर के और ऐसे लगा दे इंजेक्शन। हंसी आई, नहीं आई, अभी भी नहीं आई, ऐसे लगा दे इंजेक्शन और मैं खूब तेज से चिल्लाऊं जैसे बच्चा चिल्लाता है छोटा सा। तो अब चिल्ला करके मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो इंजेक्शन लगा तो मैं भागूंगा इधर उधर। उससे पहले एक काम करूंगा कि ऐसे अगर बतला रहा हूं तो पीछे खींच के मारूंगा इसे कि कौन आ गया, ये दो काम करूंगा ना। तो अब पहले मुझे बताओ, जो इंजेक्शन पीछे से लगा, ये जो इंजेक्शन पीछे से अचानक लगा, जिसका ज्ञान हमारे मस्तिष्क को था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो जैसे ही डॉक्टर ने पीछे से इंजेक्शन लगाया, हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु को सिग्नल जाएगा कि भैया पीछे से कोई इंजेक्शन लगा दिया है, अब हम उसको खींच के मारेंगे इसे कि क्यों लगा दिया है। तो मेरू रज्जु का काम समझ में आ गया क्या, कि ऐसी घटना जो अचानक से आपकी बॉडी के साथ में होगी, उस अचानक सी घटना को वो क्या करेगा, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा। यानी इसका मेन काम होता है कि अचानक हुई घटना के ऊपर एक्शन लेना। क्या तुम्हें समझ में आया, क्लियर हुआ? तो सर हम समझ गए। इसका दूसरा काम क्या होता है कि अगर कोई घटना अचानक हो, अचानक हुई घटना,
अचानक हुई घटना, अचानक हुई घटना यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया पर निर्णय लेना कौन करेगा, कौन करेगा, कौन निर्णय लेगा, ये मेरू रज्जु लेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हर एक राजा का क्या होता है, हर राजा का एक रक्षक होता है। तो अगर मान लो राजा कौन है, हमारा ब्रेन, और रक्षक कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर कोई दुश्मन आएगा और अगर राजा के महल के ऊपर अटैक करेगा तो रक्षक क्या पूछने जाएगा राजा से कि इसको मारूं कि ना मारूं? तो बस समझ गए ना कि ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जाएगा। समझ गए? तो ये मेरू रज्जु का काम होता है। ठीक, दूसरी चीज, इसका जो अगला काम होता है वो क्या होता है? अगला काम क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क व अंगों के बीच क्या संतुलन बनाना, ये इसका काम दूसरा होता है। मस्तिष्क और अंगों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। कौन करता है? यही मेरू रज्जु करता है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब इसको लिखा लिखाया ले लो मेरे से। क्या होगा बच्चों? मेरू रज्जु मानव शरीर के केंद्रीय तंत्र का एक प्रमुख भाग है, जो कि मैंने अभी पीछे बताया भी था। यह मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होता है और रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुक प्राणी के अंदर जो कशेरुक दंड होता है उसके भीतर नीचे की ओर तक फैली हुई होती है। यानी यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, मस्तिष्क के यहाँ मस्तिष्क है हमारा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। इसके पीछे यहाँ रीढ़ की हड्डी होती है हमारे पास, ऐसे रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर मेरू रज्जु होता है। यह तंत्रिका ऊतकों की एक लंबी और बेलनाकार एक संरचना होती है, पाइप जैसी, जैसा बना के दिखाया था। पहला काम होता है इसका कि संवेदी संदेशों का वहन करना, यानी कि जैसे दर्द, ताप, छुआ अचानक से किसी ने आपको। फिर उसके बाद आदेशों का संप्रेषण करना, यानी मस्तिष्क से आने वाले जो आदेशों को मांसपेशियों व ग्रंथियों तक पहुंचाना, इसका काम होता है कि ब्रेन अगर कोई सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल आगे भेज देगा। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसा मैंने बताया, और शरीर के अंदर जो भी गतिविधि होती है वो सारे काम हमारा मेरू रज्जु करता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में और प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र बना करके समझाओ। तो पहले बाबू समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। पहले समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी क्रिया आपकी बॉडी जो है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जैसे कोई भी घटना तो अब मैं क्या देखा, मैंने देखा किसी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया क्या? किसी अचानक हुई क्रिया, किसी अचानक या उद्दीपन के द्वारा किसी अचानक हुई क्रिया पर प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल कि सड़क पर अगर आप खड़े हैं, अब यहाँ तो बढ़िया वाला लिखोगे, यहाँ थोड़ी ना आशुतोष सर वाला एग्जाम्पल लिख दोगे, मास्टर कहेगा खुराफाती लड़का है क्या। सड़क पर अचानक से सड़क पर खड़े व्यक्ति को पीछे से आ रहे वाहन ने क्या कर दिया? पीछे आ रहे वाहन द्वारा क्या करना? पीछे आ रहे वाहन द्वारा हॉर्न बजाना। तो अब व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति तो अचानक से उछल के भागेगा कि नहीं भागेगा? बताओ भाई, भागेगा ना? हाँ बिल्कुल भागेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। या दूसरा देखो, चूहे को देखकर बिल्ली का भागना। अरे मास्टर ये तो उल्टा हो गया।
है ना। बिल्ली को देखकर चूहे का भागना, बिल्ली को देखकर, बिल्ली को देखकर चूहे का भागना, चूहे का भागना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। या एक दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपने कोई भी एक गर्म वस्तु देखी, तो गर्म वस्तु को, गर्म वस्तु को देख, गर्म वस्तु को अचानक छूने पर, अचानक छूने पर, गर्म वस्तु को अचानक छूने पर हाथ हटाना, अचानक से आप हाथ हटाते हो। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल है? प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये बात बढ़िया से आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं, ये चीजें मैंने लिखी लिखाई भी रखी हैं। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो ये आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो आवेग होते हैं वो जिस पथ पर चलते हैं उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। सर ये बात थोड़ा सा समझा दो एग्जाम्पल के रूप में। चलो समझाता हूं। मान लो ये ग्लास है, ठीक, ये इस ग्लास में पानी है, मैं ये हाथ लेकर के जाता हूं, ये पानी बहुत गर्म है। बहुत ध्यान से देखना कि ये हमारे पास है, चूहे को देखकर बिल्ली का भागना, अरे भाई बिल्ली को देखकर चूहे का भागना। भाई देखो ये हमारे पास पानी है जो कि बहुत गर्म है, मैं इसके ऊपर अगर हाथ ऐसे रखूंगा तो मुझे गर्म लगेगा, तो यानी ये उष्मा है। तो देखो उष्मा आई। हमारे जो त्वचा है वो एक ग्राही अंग है, उसने, त्वचा ने देखा कि भैया बहुत गर्म है, त्वचा अब क्या करेगी, जैसे हाथ रखा मैंने, यहाँ पे हाथ रखते ही सिग्नल हमारे मेरु रज्जु को पहुंचा कि मालिक अपना हाथ हटा लो, यानी मेरु रज्जु के पास पहुंचा। मेरु रज्जु ने वापस से सिग्नल भेजा, किसको भेजा? इस पेशी कोशिका को भेजा कि जल्दी से हाथ हटाओ ना सर, जल्दी से हटाओ ना, पीछे देखो। तो इसने पीछे देख करके कार्यकर को भेजा, यानी पेशी कोशिका को भेजा। पेशी कोशिका ने तुरंत ही क्रिया कर दी, हाथ को हटा लिया। इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। आपने देखा कि पहले सिग्नल कहां से चले? पहले सिग्नल हमारी तंत्रिका कोशिका थी वो लेकर के गई, हमारी तंत्रिका कोशिका सिग्नल लेकर के मेरु रज्जु के पास गई, मेरु रज्जु ने वापस से सिग्नल भेजा, मेरु रज्जु ने वापस से सिग्नल भेजा, और उसके बाद जैसे मेरु रज्जु ने सिग्नल भेजा हमने हाथ हटा लिया। बोलो समझ में आई बात? अब आगे चलो, बढ़िया, बहुत अच्छे से। चलो बेटा मैं क्रिया समझा रहा हूं, मैं चूहे में मेरु रज्जु की बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना? बढ़िया से। और चाहो तो ये चित्र बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ज्यादा बचा नहीं है, इसके बाद बस थोड़ा 2 क्वेश्चन। ये जो आगे का देखो, ये पहले सबसे ऊपर तो क्या होती है? कपाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खोपड़ी बोलते हैं। जो हमारा ये बाल होता है इसके ऊपर एक ऐसे पतली सी लेयर होती है, ऐसे यहाँ पे, जब ये पतली सी लेयर हट जाती है तो एक बहुत ठोस मटेरियल होता है जो क्या करता है, जो हमारे लेयर होती है, लेयर में बाल होते हैं, जब ये बाल अगर मैं इसे हटा दूं तो एक बहुत कठोर स्ट्रक्चर बचेगी जो कि इसके अंदर ब्रेन है, ठीक, वो स्ट्रक्चर को हम कपाल बोलते हैं और इसके अंदर मस्तिष्क होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरे बाबा जी का देहावसान हुआ था, तो जब पिताजी ने उनको अग्नि दी थी, उसके फलस्वरूप जब ये ऊपर की मैं देख रहा था, बैठा हुआ था, तो जिस समय पर मतलब कह सकते हैं वो संस्कार हो रहा था, तो उस समय पे मैं इस चीज को देख रहा था, मुझे अभी भी वो दृश्य याद है। ये लेयर हट रही थी और हटने के बाद ये जो ब्रेन होता है, यहाँ पर एक बहुत पतली सी एक ऐसे लाइन जैसी होती है, ब्रेन 2 पार्ट में होता है ऐसे, यानी कपाल ऐसे जुड़ा हुआ होता है। फिर एक क्रिया भी होती है, कपाल क्रिया जिसे बोलते हैं, तो एक बांस का डंडा होता है, उसको सर पे मारा जाता है, कहीं पे होता है कहीं नहीं होता है, तो उसके फलस्वरूप वो बोलते हैं कि ऐसे फट जाता है, ठीक। तो अब ये जो कपाल होती है जिसको अपन लोग, नेटवर्क इश्यू हुआ था, अभी सही है? ओके, नेटवर्क इश्यू सही है ना अभी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नेटवर्क इश्यू हुआ था अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके जो हमारा ये खोपड़ी होती है, इसके अंदर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उसी में मस्तिष्क स्थित होता है, ठीक है, उसी में मस्तिष्क स्थित होता है।
बढ़िया। और ये एक तरल पूरित गुब्बारे के अंदर स्थित होता है, यानी कि इसे तरल होता है जिसके अंदर ये मस्तिष्क तैरता रहता है। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, इसमें जो ये वाला हिस्सा जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इस ग्रीन कलर वाले हिस्से को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आगे का ऐसा उभरा हुआ ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये जो आगे का ऐसे उभरा हुआ दिख रहा भाग, तो ये हमारा क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अग्र मस्तिष्क। आगे का उभरा हुआ भाग होता है, ठीक। और सबसे विकसित भाग मनुष्य के मानव में जो ब्रेन होता है वो प्रमस्तिष्क ही होता है, और सबसे बड़ा भाग भी होता है। ओके, अब मैं नामकरण इसमें कर देता हूं। देखो, ये जो बीच में, चलो इसी में कर देता हूं, ये जो बीच में भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। ओके, फिर उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे पॉन्स होता है, मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क होता है। तीन चीजें होती है। क्या होती है? एक पॉन्स होता है, एक मेडुला होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है। क्या? पॉन्स, फिर होता है मेडुला, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ये तीन बातें, तीन चीजें होती हैं। इन तीनों को मिला करके जो बनता है वो बनता है पश्च मस्तिष्क। उनको तीनों को मिला के पश्च मस्तिष्क बनता है। यहां से देख लो, यहाँ पे एक लटकी हुई संरचना होती है ऐसे, जिसको अपन लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और बीच में एक भाग होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो ऐसे करके आप चित्र बनाओगे। अब देखो जरा ध्यान से, मैं सारी बातें फटाफट से बताता हूं। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। अभी मैंने तंत्रिका तंत्र पढ़ा भी था। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। मस्तिष्क जो होता है वो शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, सारे काम यही करता है। जैसे हमारी जो इंद्रियां होती हैं, सब लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लास में इंद्रियां क्या होती हैं। एक प्राप्त जानकारी को समन्वित करना यानी कोऑर्डिनेट करना, कि जैसे आंखों से सूचना लेना कि भैया सामने जो है वो कैमरा लगा है, भैया आज तो उससे पीले कपड़े पहन के बैठे हैं, अरे भैया इधर देखो ये कुर्सी रखी है। ये सारी जानकारी मस्तिष्क को कौन देता है? यही हमारी आंखें दे रही हैं। अच्छा, बगल में पड़ोस के यहाँ पे जो है गोबर की गंध आ रही है, बगल से पड़ोस के यहाँ से, वो गंध भी नाक से गई कहाँ? मस्तिष्क के पास पहुंची सूचना, ठीक। तो अब देखो, मस्तिष्क जो होता है वो एक हड्डियों के बॉक्स में होता है। बॉक्स के अंदर एक तरल पूरित गुब्बारे जैसे संरचना में मस्तिष्क स्थित होता है। हमारी पीठ के मध्य एक कठोर उभार वाली संरचना होती है जिसको रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड कहते हैं, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। हमने क्या बताया? सबसे पहले होता है अग्र मस्तिष्क, फिर होता है हमारे पास मध्य मस्तिष्क, इसके तीन भाग होते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका एक भाग होता है प्रमस्तिष्क। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे जो अपने मन से करते हो, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, अगर मेरा मन है तभी तो करूंगा, ये ऐच्छिक क्रिया है। जो क्रिया हम अपने मन से नहीं करते वो अनैच्छिक क्रिया होती। जैसे मैंने पानी पी लिया, अब मैं चाहता हूं पानी रुक जाओ भाई, नीचे नहीं जाना, लेकिन वो जाएगा, वो जाएगा। अगर मैं कुछ खाया हूं, उसका पाचन रोकूं, नहीं रोक सकता। अगर मैं सांस रोकूं, नहीं रोक सकता, ठीक। यह मानसिक काम भी करता है, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारे काम प्रमस्तिष्क के होते हैं। थैलमस, ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रमस्तिष्क को देता है। यानी ग्राही अंग सर, जैसे हमारी आंखें, नाक, इनके अंदर जो चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा घ्राण ग्राही है ना, प्रकाश ग्राही, ये सब उष्माग्राही, तो इनसे सूचना लेकर के प्रमस्तिष्क को देता है। हाइपोथैलेमस, ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना, इन सभी को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम ही होता है कि पीछे वाले मध्य मस्तिष्क को आगे वाले से जोड़ना, मेन काम तो यही होगा। जैसे हम देखते हैं
सुनते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उत्तेजना, शरीर, ये सब चीजें करते हैं, तो इनको नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। यह ग्राही अंगों से भी सूचना लेता है और प्रमस्तिष्क को देता है। आंखों, गर्दन, सिर से जुड़ी हुई प्रतिवर्ती क्रियाओं को यह सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं तीसरी चीजों के बारे में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में, अलग से तुमसे पूछा जा सकता है कि अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स ये क्या करता है। याद रखना, अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। अनुमस्तिष्क ये सबसे बड़ी बीबी है, जो समझदार है, यानी जो काम समझदारी के होंगे वो ये करेगी। मेडुला ये बीच वाली बीबी है, बीच वाली मेहरारू है, ये बहुत ज्यादा शैतान है, ये अनैच्छिक, इसके बिना भैया कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, यानी ये समझदार बीबी है, यानी पश्च मस्तिष्क की 3 बीबी, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। अनुमस्तिष्क का काम जो होता है वो समझदारी का होता है, जो समझदारी के काम करते हैं वो हमारा अनुमस्तिष्क करता है। मेडुला सुंदर मेहरारू, ये इसके बिना भैया कोई काम ही नहीं करते, मतलब पश्च मस्तिष्क कोई काम नहीं करता, यानी ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पॉन्स ये बहुत सुंदर बीबी है, इसके बिना तो भैया सांस ही नहीं लेते, इसका मतलब ये श्वसन क्रिया में सहायता करता है। बस इतनी बात याद रखना है। बोलो क्या समझ में आई, क्या बात क्लियर हुआ? तो इस तरीके मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो छोटे छोटे सवाल बचे हैं अब हमारे पास, फिर चैप्टर खत्म। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इससे हम क्या समझते हैं? बहुत प्यार से पूछना, कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि लिख लोगे ना? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो ग्रंथियां क्या होती हैं, पहले ये समझो। जैसे जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनका क्या काम होता है। जैसे हमने एक ग्रंथि के बारे में बात किया, जैसे हमने कहा कि कोई भी, जैसे अग्नाशय एक ग्रंथि है, वृक्क एक ग्रंथि है ना, तो मतलब अधिवृक्क एक ग्रंथि है, अग्नाशय, यकृत, ये क्या करती हैं? ये कुछ ऐसे रसों को बनाती हैं, कुछ ऐसे रसों को बनाती हैं, यानी ये रसों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। रसों को बनाती हैं, रसों का निर्माण करती हैं, उनका श्रावण करती हैं, उनको बाहर भी निकालती हैं। समझ में आ रही बात? कौन? ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब आए हैं तो कृपया प्रसाद लेकर के जाएं, 5 मिनट और रुके, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई? हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा ना। तो रसों का निर्माण करना, श्रावण करना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम होता है। चलो अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा वे ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती, जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, शरीर करे हार्मोन शरीर की वृद्धि, चयापचय। चयापचय क्या होता है? चयापचय का मतलब जो शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको चयापचय बोलते हैं। ठीक, अच्छा, विकास करना शरीर का, प्रजनन करना, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना दूसरे से, है ना, तो ये सारे काम हमारी ग्रंथियां करती हैं। एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, जो कि कौन सा हार्मोन होता है? वृद्धि हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, उसके विकास को नियंत्रित करना। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित है, इसीलिए इसका नाम ग्रंथि भी रखते हैं। यानी इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, आगे आ जाओ। अब हमारे पास आती है दूसरी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। अब ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है? ये एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। ठीक, और ये चयापचय यानी शरीर के अंदर की सारी रासायनिक अपक्रियाओं को नियंत्रित करती है, शरीर की ऊर्जा, तापमान और वृद्धि में सहायक होती है। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो इसमें एक रोग हो जाता है जिसको ग्वाइटर या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा नामक रोग बोलते हैं। अगर शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो ही ये हमारा हार्मोन ही बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। सारी बातें बढ़िया से क्लियर हो रही ना? मस्त एकदम। फिर आ जाओ, अब हम बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय क्या करता है? यह एक इंसुलिन और ग्लूकागन नामक एक हार्मोन बनाता है, जो कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो अंदर जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बॉडी
इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाएगी, यानी अग्नाशय रस जो होता है वो उसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो सुक्रोज बॉडी के अंदर शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रेनलिन ग्रंथि भी कहते हैं, आपात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो 2026 में एक सवाल बन जाए, ये जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि ये सवाल बन सकता है। एक ग्रंथि एक होती है हमारे पास, एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं लड़ो भागो ग्रंथि। लड़ो लड़ो या भागो ग्रंथि, है ना? लड़ो या भागो हार्मोन, सॉरी, लड़ो या भागो हार्मोन, लड़ो या भागो हार्मोन, यानी एक ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो हमसे कहता है कि या तो लड़ो या तो भाग जाओ। मतलब जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए, अचानक से किसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, हमें मान लो किसी कोई मुझे गुलाब का फूल दे रहा है, अब मैं प्रॉब्लम में फंसा हूं, क्या करूं, गुलाब का फूल ले लूं या फिर भाग जाऊं? आपातकालीन स्थिति। तो ऐसे केस में हमारा जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये कहता है सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये जो हार्मोन कहता है कि सुनो, अब या तो ले लो या तो भाग जाओ। आपातकालीन, जैसे हम कहीं गड्ढे में गिर गए तो ये अचानक हार्मोन रिलीज करता है और हेल्प करता है, क्योंकि अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारा शरीर बैलेंस तरीके से हो जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा ना। तो आपातकालीन स्थिति में शरीर को ये तैयार करता है, ठीक, कि भैया आप लड़ो या भागो, ठीक, और हृदय की गति को, रक्तचाप और श्वसन दर को बढ़ाता है, क्योंकि अगर उस समय पे हृदय की जैसे, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूं, अगर हो गई तो फिर तुम दिक्कत हो जाएगी। चलो अब मैं बात करता हूं पादप हार्मोन की, है ना? पादप हार्मोन क्या होते हैं, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम बता दो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो पादप हार्मोन होते हैं उनके काम क्या होते हैं, पहले देखो पादप हार्मोन। पादप हार्मोन यानी कि पादपों में पाए जाने वाले वे हार्मोन जो पादपों की वृद्धि, जो पादपों की वृद्धि, उनके विकास में सहायक हो। पादपों की वृद्धि उनके विकास में क्या हो, सहायक हो। पादपों में फूल खिलना, पादपों में फूल खिलाना, फूल खिलाने में सहायक हो। पादपों को आगे बड़ा करने में सहायक हो, उनको बड़ा करने में सहायक हो, उनको बड़ा करने में सहायक हो, यानी वृद्धि में सहायक हो, ठीक है। उनके फलों को पकाना, फलों को पकाने में सहायक हो, यानी जो काम पेड़ पौधों में होते हैं वो सारे काम अगर कर रहे हो तो वो हमारे कहलाते हैं पादप हार्मोन। समझ गए? क्लियर हुआ? तो अब मैं यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं कि पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, विभिन्न क्रियाएं करते हैं, जैसे अंकुरण करना, पुष्प खिलाना, फल बनाना, पत्तियों का झड़ना, सबको नियंत्रित करते हैं, ठीक। दो प्रकार के हार्मोन पादप में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी होते बहुत टाइप के हैं। तो पहले हमसे बोला गया है ऑक्सिन हार्मोन, ये कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है ना, यानी कोशिकाओं को बढ़ाता है, इससे पेड़ आगे बढ़ते हैं, वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक। ये प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि कोई भी एक इधर से सूर्य का प्रकाश मान लो आ रहा है, क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है मान लो ऐसे, और यहां पर आपकी कोई भी खिड़की में ऐसे कोई फूल है, यहाँ पर कोई एक पौधा है ऐसे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपको मैंने अनुवर्तन पढ़ाया होगा, तो ये उधर झुकता है, तो इसको हम प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक। यानी तना जो होता है वो प्रकाश की तरफ मुड़ने लगता है और तने की वृद्धि में सहायक होता है। कौन? ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन देखो, जिब्रेलिन सर ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों के अंकुरण में सहायता करता है और फूल खिलाने में सहायता करता है, और साथ में फलों की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। तो आई होप ये बातें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बताओ, सारे बच्चों को क्लियर? ओके। सर आपने जनन वाले चैप्टर में जनन को जैव प्रक्रम पढ़ाया है, शॉर्ट नोट में ही दिया, कहाँ दिया है बेटा? वो लिखे बताया कि जनन एक जो है जैव प्रक्रम नहीं है, ठीक।
हाँ बढ़िया। तो चलो भाई, अपन लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, अपने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं भाई। तो हमारे 2 चैप्टर समाप्त हो गए।